नमस्ते। न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार है भाजपा नेता नाज़िया इलाही खान। उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नाज़िया जी नमस्ते। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल के चुनाव कल पहला फेज है। आपका क्या आकलन है पश्चिम बंगाल के बारे में, क्या लगता है आपको? अपने जीवन का बहुत ही अहम वक्त मैंने पश्चिम बंगाल में गुजारा है। ममता बनर्जी के टारगेट में हमेशा रही और उनको जवाब देने के लिए मैंने बंगाली सीखी। अच्छा। लेकिन मैं विडंबना या दुर्भाग्य कहूंगी कि इस बार विधानसभा इलेक्शन में मैं नहीं जा पाई। अदरवाइज 2019, 2021, 2024 में एक स्पीकर के हिसाब से और एक स्टार प्रचारक के हिसाब से मैं देखी गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन मुझे मना किया गया जाने के लिए। पर मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जो हिंदू है वो अपने हिंदुत्व को अगर बचाना चाहते हैं, गजवाए हिंद को रोक करके भगवाए हिंद करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा ही उनके पास ऑप्शन है। उन्हीं को वोट देने का उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल की सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उसमें कल यूसुफ पठान जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ससुर साहब अरेस्ट हुए हैं। क्यों अरेस्ट हुए हैं बॉम्बे से? क्योंकि एक बेचारे मासूम बच्चे को पीट डाले वो। आप सोचिए, मेयर जो है टीएमसी का फरहाद हकीम, वो कहता है कि मुसलमान होना सौभाग्य की बात है, हिंदू होना दुर्भाग्य की बात है। ममता बनर्जी का मंत्री फरहाद हकीम कहता है कि मुसलमान का एक दिन सिक्का चलेगा, हम इंसाफ देंगे, हमें इंसाफ किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी का सस्पेंडेड विधायक कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम गंगोत्री नदी में डुबा डुबा के सबको मारेंगे। महुआ मोइत्रो कहती हैं कि जो टीएमसी को वोट देगा, जो टीएमसी का कार्यकर्ता होगा वही बंगाली है, नहीं तो उसको बंगाल में रहने का कोई राइट ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? ये कौन सी भाषा है? पॉलिटिशियन की तो ये भाषा नहीं है। पॉलिटिशियन जो हमारे कर्ता धर्ता होते हैं, जो राज्य की रक्षा और सुरक्षा का काम करते हैं, जब असेंबली इलेक्शन होता है, जब लोकसभा इलेक्शन होता है, तो राष्ट्र की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं, वो अगर ऐसी भाषा, ऐसी जिहादी आतंकी भाषा का अगर प्रयोग करे, तो ऐसे में उनका ना चुन करके आना ही सबसे सही होगा। ये तो बंगाल की जो राजनीति है वो इसी प्रकार से है। मैं आपको आंकड़ों के बारे में पूछ रहा हूँ। उधर 30 से 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बाकी हिंदू पॉपुलेशन है। तो क्या लगता है हिंदुओं के साथ वोट बीजेपी को मिलने की संभावना है? संभावना तो है, और जिस हिसाब से अभी सेंट्रल फोर्स वगैरह है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जिस हिसाब से इत्र लगा करके वोट को कंट्रोल किया जाता है, बूथ पर भाजपा के पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया जाता है, बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया जाता है, जिस हिसाब से बमबारी गोलाबारी चलती है, जिस हिसाब से लूट होता है, जिस हिसाब से धमकाया जाता है, वो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये कंट्रोल में हुआ तो भाजपा की सरकार है, और अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाया तब तो फिर से वही होना है। और इस बार भी मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस बार अगर ममता बनर्जी की सरकार दोबारा आ गई तो भारत के नक्शे से पश्चिम बंगाल को भूलना पड़ेगा। अच्छा, मुस्लिम वोट्स के बारे में क्या कहेंगे? 100% टीएमसी के पाले में जाते हैं मुस्लिम वोट? ऑब्वियसली 100%, ऑब्वियसली 1% भी इधर उधर नहीं? 1% नहीं, मुझे लगता है कि 2-5 हजार लोग हैं जो मुस्लिम हैं, जो भाजपा को समर्थन भी करते हैं, भाजपा को वोट भी देना चाहते हैं। विडंबना इस बात की भी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मुसलमान गलियों में जाते नहीं है। अच्छा, तो जो लोग भाजपा के कार्यों को, भाजपा की योजनाओं का लाभ उठाते हैं या भाजपा को पसंद करते हैं, वो यही दुविधा में रह जाते हैं कि अभी कैंडिडेट होकर के नहीं आ रहा है हमारी गलियों में, तो बाद में क्या आएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में। अब बाकी आप सोचिए कि मैं बिहार भी गई स्टार प्रचारक के तौर पर, मैं हैदराबाद भी जाती हूँ, मतलब देश के हर राज्यों में मैं जाती हूँ स्टार प्रचारक के हिसाब से। कहीं भी मैंने भाजपा के नेताओं में ये चीज नहीं देखी है, लेकिन मैंने पश्चिम बंगाल में देखा है। अच्छा, तो ये भी एक ल्यूपहोल है पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेताओं की तरफ से कि जब आप कैंडिडेट होते हो, आपके पास सिक्योरिटी होती है, तब आप क्यों नहीं एंटर करते हो।
देखिए, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी, मंच पर खड़े हो करके आप बड़े बड़े सीएम के बगल में बैठ करके, आप भाजपा का पट्टा ओढ़ करके आप बड़े दबंगई वाले भाषण दे दो, पर जनता, जो पश्चिम बंगाल की जनता है, वो ये सोचती है कि जब मैं चाय पीता रहूंगा और मेरे ऊपर कोई तोलाबाजी लेने के लिए आएगा, तो ये जो नेता अभी मंच पर किसी राज्य के सीएम के साथ बैठ करके जो लंबी लंबी बातें कर रहा है, तब ये मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की जनता को वो बड़ा आयरन किया हुआ और महंगी महंगी साड़ी और महंगे महंगे कुर्ते और शॉल नहीं पसंद है। पश्चिम बंगाल की जनता को घरेलू आदमी चाहिए, घरेलू महिला चाहिए, जो उनका नेता बन करके आए। वो फैशनेबल जो चीजें हैं, जो लग्जेरियस वाली चीजें हैं, वो पश्चिम बंगाल की जनता नहीं एक्सेप्ट करती है। नेता उनके घर जैसा होना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए, तो वो बाहें फैलाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि क्या अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के पास लाख रुपए की साड़ी पहनने का पैसा नहीं है क्या? अरे लोग ही गिफ्ट कर देंगे, खरीदने की भी जरूरत नहीं है अपने पॉकेट से निकाल करके। लेकिन आज भी वो हवाई चप्पल उनके पैर में है। क्यों है? वो लुई विटॉन का चप्पल नहीं पहन सकते क्या? गुची का चप्पल नहीं पहन सकती हैं क्या? लेकिन वही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी क्यों पहनती हैं? क्योंकि जनता वही चाहती है, इसलिए सादगी जनता पसंद करती है। जनता सादगी पसंद करती है। अब अभी मैं आपके पास आई हूँ, मैं बाल कर्ल्स करा करके और दुनिया भर के आई लैशेज और ये करके आ जाऊं, जनता सोचेगी भाई इसको तो घर से निकलने में ही 4 घंटा लगता है, बिल्कुल, रेडी हो करके। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगी? आज 7-8 साल से मैं ग्राउंड पर काम कर रही हूँ, देश और दुनिया मुझे पहचानती है। कभी कोई कह तो दे कि मैं बड़ा मेकअप में बैठी हूँ, मुझे तो कैमरामैन होते हैं, जो स्टूडियो होता है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, वो कहते हैं कि भैया नाज़िर तुम्हारा ना मतलब जिगरा है, बिना मेकअप के बैठ जाती हो कैमरा के सामने। तो आपको जनता से ना बहुत मिक्स एंड मैच होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये भी एक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से एसआईआर का प्रभाव है, जिस हिसाब से बाकी योजनाओं का प्रभाव है, और हमारे जो नेता हैं, जो कैंडिडेट है भाजपा से, उन्होंने क्रिटिसिज्म का सहारा नहीं लिया है, उन्होंने ऑप्टिमिज्म का सहारा लिया है अपने आप को जिताने के लिए, अपने क्षेत्र को जिताने के लिए, अपनी भाजपा की तरफ से योजनाओं को बोल करके जनता के सामने। इस बार कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा ऐसा आपको लगता है चुनाव में पश्चिम बंगाल? सारे मुद्दे, जिस हिसाब से तोलाबाजी हुई है, गुंडाबाजी हुई है, सब लोग पिस्ड ऑफ है। बीजेपी ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उपस्थित किया है, उसका कितना प्रभाव रहेगा आपको लगता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी डर के मारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और बिना यूनिफॉर्म के उन्होंने सबमिशन भी दे दिया था। हालांकि वो वकील हैं, ये मैं जानती हूँ। 1999 में उनकी वकालत से उन्होंने अपनी दल के कई लोगों को बेल करवाया था। वो सबमिशन की चर्चा आज भी होती है। अच्छा। आज भी उस सबमिशन की चर्चा होती है, और बहुत ही पावरफुल सबमिशन देना जानती है ममता बनर्जी, इतनी अच्छी वकील वो है। लेकिन बिना यूनिफॉर्म के सबमिशन देना और अपने एओआर को साइड में रखना, तो वो एक डर था, और हाथ जोड़ करके वो चीफ जस्टिस ऑफ भारत के सामने खड़ी थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि जनता, जो हिंदू वोटर्स हैं, अगर उनके दिमाग में ये फिक्स हो गया कि ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता मंत्री हैं वो बांग्लादेशियों को वोटर के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे जो लीगल राइट्स हैं, हमारा जो हिंदुत्व का फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं उनको खुश करने के लिए हनन किया जा रहा है। तो ये डर साफ तौर से ममता बनर्जी के शक्ल पर दिखाई दिया है। उद्धव ठाकरे का एक स्टेटमेंट है ममता बनर्जी के बारे में कि वो बंगाल की शेरनी है, और सीआरपीएफ के जवान इतनी तादाद में पश्चिम बंगाल में आज खड़े हैं कि शायद उनको देख के जनता वोटिंग के लिए बाहर न निकले। उद्धव ठाकरे अपने ही राज्य में अभी नगर निगम इलेक्शन से पहले तो हिंदी बोलने वाले को कुटाई और पिटाई करवा रहे थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। कल एमआईएम की सहर शेख ने कह दिया कि मुझे मराठी नहीं आती है, कल ही, और आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो मतलब वो जो अत्याचार था वो सिर्फ गरीब लोगों पर था। वो तो मतलब पार्शियलिटी, मॉल के वॉचमैन ऐसे, हाँ, तो पार्शियलिटी लगाने वाले। अब आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे जो जहां जन्म लिया है, वहां के लोगों को वो जब नहीं संभाल पा रहा है, वहां के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वो
बंगाल समझना मतलब लोहे का चना चबाना। हाँ, ममता बनर्जी आगुन कन्या है, शेरनी है, लेकिन सीआईएसएफ डर जाएंगे? क्यों डरेंगे भाई? क्यों डरेंगे? नहीं, सीआईएफ उसके बारे में नहीं कहा, जनता के बारे में बोल रहे थे कि सीआरपीएफ के जो जवान है उनको देखकर जनता बाहर नहीं निकलेगी। नहीं, पुलिस से वो जनता डरती है जो चोर होती है, जो तोलाबाजी करती है, जो नारदा शारदा चिटफंड चलाती है, जो रोज वैली चिटफंड चलाती है, जो डियर लॉटरी का काम करती है, जो चोर उचक्के होते हैं वो वर्दी से डरते हैं। अदरवाइज अच्छा सहज आदमी, सभ्य आदमी, डिग्निफाइड परिवार का आदमी जो इनकम टैक्स पे ही होता है वो क्यों डरेगा? बिल्कुल, उसको क्या लेना देना है डरने का? तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी की पार्टी के चोरों के बारे में बात कर रहे थे कि जितने चोर हैं वो दुबक कर रह जाएंगे अंदर, बाहर नहीं निकलेंगे। जनता और भी सुरक्षित महसूस करके बाहर निकलेगी और वोट करेगी। अच्छा, आपने ये लेंस कार्ड का क्या धमाल कर दिया है? यानी देश भर में उसका पूरा हंगामा हो गया है। दिनेश जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस संवैधानिक देश भारत में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। आप हिजाब को अलाउ कर रहे हो, आप इफ्तार अलाउ कर रहे हो, आप अपने शोरूम में नमाज अलाउ कर रहे हो, लेकिन आप अपने शोरूम में कलावा, तिलक, मंगलसूत्र और सिंदूर अलाउ नहीं कर रहे हो, बिंदी अलाउ नहीं कर रहे हो। क्यों? मैं अभी बिंदी लगा करके आपके पास स्टूडियो में बैठी हूँ, रुद्राक्ष पहन करके आपके स्टूडियो में बैठी हूँ, क्या मैंने कोई असंवैधानिक काम किया है? अगर कोई मुसलमान का रिलीजियस राइट संविधान के तौर पर है तो क्या हिंदुओं का रिलीजियस राइट नहीं है संविधान के तौर पर? नहीं, आपकी भूमिका तो मैं मानता हूँ, लेकिन उधर जाकर आपने जो किया उसके बारे में बताइए और क्यों किया वो भी बताइए। नहीं, मैंने क्या किया? मेरे साथ 2 लोग थे और वो 2 लोग अभी भी हैं, स्टूडियो में भी आपके साथ, आपके स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं। इन्हीं 2 लोगों के साथ मैं गई, मैंने कहा मैनेजर कौन है? मैनेजर बोला मैं मोहसिन खान हूँ। मोहसिन खान की जो डिग्री थी उससे ज्यादा बड़ी डिग्री जो है वो उसके अंडर में जो हिंदू लड़का काम कर रहा है उसका था। क्यों भाई? मतलब तुम मोहसिन खान को, शब्बीर आलम को, निसार अहमद को तुम मैनेजर बना रहे हो और जो ज्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए वो उसके अंडर में काम करेंगे। तो मुझे मिला के 3 लोग हम लोग गए, पूछा मैंने मैनेजर कौन है? मोहसिन खान आया, मैं मैनेजर हूँ। मैंने कहा क्या बात है भैया, क्योंकि मैनेजर का काम होता है मैनेज करना। अब कोई स्टाफ कलावा पहन के आया है तो मैनेजर ही बताएगा आगे कि वो कलावा पहन के आ गया था, हमारे रूल रेगुलेशन से, हमारी गाइडलाइन से दूर हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमको मना है किसी चीज का? बोला नहीं, मैं तो अफ्तार भी कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा तो फिर इन लोगों को क्यों मना करके रखा गया है? और देखिए, मैंने मोहसिन खान के रिलीजियस सेंटिमेंट का मैंने मान कदर रखा। क्या मैंने उसको तिलक लगाया? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस्लाम में तिलक हराम है, शंख की आवाज हराम है, मंदिरों की घंटियां हराम है, कलावा हराम है, प्रसाद हराम है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। मैंने हिंदू बच्चे जो स्टाफ थे वो मुस्कुराए, वीडियो देखिएगा आप, कि वो पूरा सिर पे हाथ रख करके मेरे से तिलक लगवाए हैं। एक स्टाफ ने मुझसे आकर के, फीमेल ने कहा कि मैम देखिए मेरी तो शादी हुई है, ये लोग मुझे सिंदूर नहीं लगाने देते हैं और मैं छोटा सा भी लगाती हूँ तो पुछवा देते हैं और मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनने देते। अब आप सोचिए कि अध्यात्म और सनातन धर्म के हिसाब से सिंदूर पोंछना कितना बड़ा पेनफुल बात है ये एक महिला के लिए। वो बाल में छुपा करके सिंदूर लगा के आ रही है, फिर भी उससे पुछवाया जा रहा है। क्यों तुम पुछवाओगे भैया? ये तो पहलगाम वाली बात हो गई कि तुम्हारा खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम सिंदूर में हो तो तुम्हारे हस्बैंड को ठाई से गोली मार देंगे। मतलब तुम क्या आतंकवादी हो गए हो? लेकिन ये जो पूरा मामला है उसमें लेंसकार्ट के जो ओनर है वो तो मारवाड़ी परिवार से है, हिंदू है। तो एक हिंदू की इस प्रकार की जो मानसिकता है उसका क्या वजह आप बता सकती है? देखिए, भारत की बहुत अच्छी खूबसूरती है। एक हिंदू अगर रेप के केस में अरेस्ट होता है, 120 करोड़ हिंदू उसके पक्ष में नहीं निकलता है, लेकिन याकूब मेमन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो उसके पक्ष में मुसलमान निकल जाता है। तो लेंसकार्ट का मालिक हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, उसने गलत किया है तो उसको झेलना पड़ेगा। और मेरा जो स्टेप था लेंसकार्ट का, क्या वो हिजाब जैसा प्रोटेस्ट था? मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ी है, मैंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ी है, या मैंने रोड कैप्चर किया है? मात्र 4 मिनट के लिए मैं लेंसकार्ट में रही हूं और वो 4 मिनट में मैं बाहर आ गई हूं।
और मैंने भीड़ नहीं लगाया था, वो उनके ही कस्टमर सारे के सारे थे, वीडियोस उनके कस्टमर्स बना रहे थे, वो चिन्हित करके बताए तो कि मैं 50 आदमी के साथ अंदर एंटर की हूं। भाई बॉम्बे में मैं रहती नहीं हूं, मैं 50 आदमी लाऊंगी कहां से? तो ये सब फेक और फैब्रिकेट बातें थी जो अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए लेंसकार्ट वाले मामले पर हिंदुओं को मैंने तिलक लगाया। हिंदू को मैंने तिलक क्यों लगाया? लश्कर तैयबा से मुझे कॉल आ गया, अच्छा, मुझे आईएसआई के शहजाद भट्टी का कॉल आ गया। वो लोग वीडियो बना करके मुझे भेज दिए कि तेरे तो बोटी बोटी करेंगे और भारत के मुसलमान हमारी आवाज पर भारत को इस्लामिक राज्य बनाएंगे। भाई मैं हिंदू को तिलक लगा रही हूं तो मुझे आईएसआई क्यों धमकी दे रहा है? मुझे लश्कर तैयबा क्यों धमकी दे रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेंसकार्ट को के मालिक को बुला करके इंटरोगेट एक बार करने की तो जरूरत है, क्योंकि लेंसकार्ट पर जब मैंने आवाज उठाई है तो आईएसआई और लश्कर तैयबा का 24 घंटा भी पूरा ना होने के बाद तुरंत मैसेज आ जाना, तुरंत कॉल आना, तुरंत वीडियो आना, ये एक गलत संदेश दे रहा है कि कुछ कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट है, कुछ तो कनेक्ट है। अदरवाइज ऐसे बैठे बैठाए कौन ऐसा रूल रेगुलेशन बनाता है, कौन ऐसा गाइडलाइन बनाता है बैठे बैठाए? जरूर कुछ पैसे का लेन देन है, जरूर कुछ प्रॉक्सी वॉर का लेन देन है, जरूर कुछ ग्रूमिंग गैंग वाला लेन देन है। तो फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि एक बार महाराष्ट्र की पुलिस को उसको बुला करके इंटरोगेट करना चाहिए। और लेंसकार्ट के मालिक की बीवी, वो भी तो फ्री पैलेस्टाइन का सोशल मीडिया पर हाइप जमा रही थी, देश के प्रधानमंत्री को मलाइंग और डिफेम कर रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया पूरा का पूरा डिलीट किया है। मेरी ये चीज वायरल होने के बाद उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और मेरे ये स्टेप लेने के बाद ही लेंसकार्ट के मालिक ने माफी मांगी। तो मैंने तो अपने सनातन को इनहैंस और शाइन करने के लिए बहुत खूबसूरत रास्ता चुना कि हम 3 लोग गए, हमने बात किया, 4 मिनट में हम बाहर आ गए। ना रोड पे ट्रैफिक हुआ, ना कोई जाम हुआ, ना एक बैरिकेड को धक्का लगा, ना कुछ हुआ। तो आपको नासिक में भी जल्दी जाना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, मैं तो नासिक होकर आई। अच्छा, टीसीएस में जाके आई? हाँ, बिल्कुल नासिक होकर आई। मैं पुणे होकर के आई हूँ। मेरे 4 दिन का दौरा था, 4 दिन में मैंने काफी जगह कवर अप कर लिया। तो टीसीएस में क्या किया आपने, बताइए। मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने कहा ना मैं कभी कानून तोड़ ही नहीं सकती, वो मुझसे होगा ही नहीं। जो मैं हर रोज कोर्ट के अंदर जाती हूँ संविधान की किताब लेकर के, मैं कैसे कानून तोड़ सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शांति से गई नासिक, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो चीजें मुझे पूछताछ करनी थी वो मैंने पूछताछ किया, जो मुझे लिखित रूप में इस राज्य के मुख्यमंत्री को और गवर्नर को देना था वो मैंने दे दिया, मैं चले आई। हाँ, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बात उठाई है कि मुमरा में सहर शेख का फेक सर्टिफिकेट बनाना, मुमरा को हरा रंगने की बात कहना, मुमरा को में एक MIM का रजाकारियों की मानसिकता को एंटर करवाना, सहर शेख का गायब होना फेक ओबीसी सर्टिफिकेट पे, और TCS की जो डी मैडम थी निदा खान, उन्होंने भी मुमरा चूज किया अपनी प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए। मुमरा की एक मुसलमान डॉक्टर से उन्होंने जोर जबरदस्ती कमांड किया कि मुझे ज्यादा बेड रेस्ट लिख करके दो। निदा खान डी मैडम का हस्बैंड भी मुमरा से अरेस्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि MIM की कॉर्पोरेटर जो पार्षद है नगर निगम की, सहर शेख और निदा खान का कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुमरा को कहीं PFI में तो कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अच्छा, एक विषय है ये TCS के मामले में जो अरेस्ट हुई, उनमें से एक आरोपी के पिता ऐसे कह रहे थे मेरा बेटा तो ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यानी ये देखा गया है कि कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिपटा हुआ अरेस्ट होता है या इस प्रकार के क्राइम में कोई लिप्त है उसको अरेस्ट होता है, तो उसके माँ पिताजी फैमिली पूरी उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। कोई भी ऐसा बोलता नहीं कि मेरे बेटे ने गलत किया, इसको ये करना नहीं चाहिए था। तो ये जो मानसिकता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सपोर्ट सिस्टम है, ये कोई मानसिकता नहीं है, ये इस्लामिक सपोर्ट सिस्टम है। क्यों लाल किला में डॉक्टर जो ORS देते हैं उन्होंने RDX नहीं दिया था क्या? बिल्कुल, ORS देने वाले RDX दे दिए थे। अफजल गुरु
चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ओसामा बिन लादेन साइंटिस्ट था। तो हमने क्या शिक्षित लोगों को आतंकवादी नहीं देखा है क्या? किसको सिखा रहे हैं ये लोग? द सेकेंड थिंग इज कि जिस कुरान में दावत इस्लाम तो है, कौन मना कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग जो मुसलमान अरेस्ट हुए हैं टीसीएस मामले में, उनके अम्मा और अब्बा कुरान की कसम खा करके, कुरान पर हाथ रख करके कहें तो कि कुरान की आयतें धर्मांतरण की इजाजत देती है कि नहीं देती है, दावत इस्लाम की इजाजत देती है कि नहीं देती है, काफिरों को काटने की इजाजत देती है कि नहीं देती है। जो लोग अच्छे मुसलमान हैं वो मदरसे में पढ़ेंगे तो भी लव जिहाद करेंगे और धर्मांतरण करवाएंगे। वो अगर टीसीएस में काम करेंगे या किसी कहीं पर डॉक्टर रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, जज रहेंगे, बैरिस्टर रहेंगे, तो भी वो काम को थोड़ा सा सहयोग तो करेंगे ही करेंगे। ये चीज आप ध्यान लेकिन इसमें एक विषय है कि जब इस प्रकार की गतिविधियों में कोई पकड़ा जाता है तो उनकी मानसिकता ये होती है कि मैं एक धर्म कृत्य कर रहा हूँ, मेरे मजहब ने मुझे जो बताया वो मैं कर रहा हूँ। तो ये जो क्लैश है वो किताब और संविधान इसमें है। क्लैश कुरान की किताब और संविधान में है। आप भारत देश के 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमानों से पूछिए कि आपके लिए संविधान पहले या कुरान पहले, वो कहेंगे मेरे लिए कुरान पहले। आपके लिए देश पहले या इस्लाम पहले, वो कहेंगे मेरे लिए इस्लाम पहले। तो एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो दावत इस्लाम करके काफिरों को इस्लाम में लेकर आता है। एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो काफिरों की बहू बेटियों को समझा बुझा करके उससे निकाह पढ़ के उसको कन्वर्ट करा करके अपने निकाह में ला करके उसको मुसलमान बना देता है। एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो काफिरों के खिलाफ जिहाद करता है। एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो बुत परस्ती और बुत परस्त करने वालों को रोकता है, कंट्रोल करता है, उसको कुफ्र और कुफ्र करने से रोक करके उसको काफिर नहीं बनने देता है। एक अच्छे मुसलमान का काम ये होता है। अब हम लोग क्या है, हम लोग खराब मुसलमान हैं क्योंकि हम संविधान पहले मानते हैं। जिस भारत में हम रहते हैं हम भारत की संस्कृति पहले मानते हैं, हम भारत की सभ्यता पहले मानते हैं। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है। मैं देखिए, अल्लाह सुभान ने कभी नहीं कहा कि 72 फिरका बनना चाहिए, लेकिन मुसलमानों ने बनाया 72 फिरका, तो मैंने एक और फिरका बना दिया सनातनी मुसलमान का। तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? और ये एक ऐसा फिरका बन रहा है धीरे धीरे जिसके लिए कुरान पहले नहीं है, जिसके लिए संविधान पहले है। इसका नंबर अब तक बाहर नहीं आता ना, ये तो प्रॉब्लम है। यानी मैंने लास्ट टाइम भी आपको पूछा था ये जो एक्स मुस्लिम है उनकी तादाद कितनी है? मेरे हाथ इतने बंधे हुए हैं कि आप देखिए अभी रिसेंटली सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम के साथ क्या हुआ। बिल्कुल। रमजान इबादत का महीना है और उस इबादत में काफिरों का और मुर्तदों का गला काटना, उनको इस्लामिक पनिशमेंट देना, ये रोजेदार के लिए सबसे बड़ा सवाब है। क्या किसी ने इसको डिकोड करने की कोशिश की? मैं भी चाहती हूं कि मैं बताऊं कि इस देश में कितने एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, परसेंटेज तो बताइए, नंबर मत बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरी भूमिका में आपको स्पष्ट करता हूँ कि 22 करोड़ की तादाद है और उसमें आप समझ लीजिए कि 25% हो चुके हैं। 25% होता तो एकदम बदलाव दिखता। मुझे ऐसा बदलाव दिखता बदलाव तो ऐसा क्योंकि है, हर स्टेट में अभी टीसीएस में हुआ, बाद में बदलाव तो ऐसा है दिनेश जी कि भारत के जमायतुल उलमा हिंद, देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के पाकिस्तान का हाफिज सईद, शहजाद भट्टी और ये लोग परेशान हैं। बदलाव तो ऐसा है, आप सोचिए कि जो लोग बड़े बड़े लोगों को फोन करके धमकी दिया करते थे, मेरे पास क्या है भाई, कोई मांगेगा 1 लाख रुपए तो वो भी नहीं है मेरे पास, कोई 10 भरी सोना मांगेगा तो वो भी नहीं है मेरे पास। मैं तो बिल्कुल ठंडन गोपाल हूँ, भिखारन हूँ मैं तो। किसी ने गाड़ी दे दिया तो गाड़ी पे बैठ गई, किसी ने होटल बुक कर दिया तो होटल में रह लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी मानसिकता कहीं ना कहीं, मेरी विचारधारा इतनी फैल रही है कि मेरी विचारधारा को रोकने के लिए मुझे इस्लामिक पनिशमेंट देना उनके लिए अब जरूरी हो गया है। आप सोचिए कि सलीम वास्तिक का जिसने गला काटा, क्या वो पाकिस्तान से आया था? नहीं,
वो पाकिस्तान के आकाओं की बात मान करके उसका गला काटा, भारत का मुसलमान। तो पाकिस्तान से शहजाद भट्टी नहीं आकर मेरा गला काटेगा। मेरा गला काटने के लिए शहजाद भट्टी अपने मुरीदों को, भारत के मुसलमान को बोलेगा कि जाओ उसका गला काट के आओ। और हमारे भारत के मुसलमान जो पैगंबर मोहम्मद को आका बनाना अब छोड़ दिए हैं, पैगंबर मोहम्मद को आका समझना छोड़ दिए हैं, अब उनके लिए पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आका बन चुके हैं, उसके कहने पे वो काट के भी जाएगा। तो इसलिए बहुत सही से आंकड़ा हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल। आपका जो मिशन है उसके लिए 2 शुभकामनाएं। एक तो आप सुरक्षित रहे और आपको परमेश्वर दीर्घायु दे, और आप लोगों की जो तादाद है, यानी आपकी जो मानसिकता है, उनकी जो तादाद है वो बढ़ती रहे। आपने 25% बताया, अगली बार जब आएंगे तो उस पर कुछ ऐड कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा फिर एक बार आपसे बात करके। आप न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आई और फिर एक बार उसी बेबाकी से आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव।